हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी से आप सभी का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड परीक्षा देने से पहले प्री बोर्ड परीक्षा भी देंगे। आप लोग ध्यान देंगे, प्री बोर्ड परीक्षा भी होगी जिसके अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्री बोर्ड परीक्षा के अंक भी आपकी बोर्ड एग्जाम में जाकर जुड़ेंगे, यानी आपको जो प्री बोर्ड परीक्षा होगी इसके भी अंक मिलेंगे। इसलिए आपको प्री बोर्ड परीक्षा भी देनी है बोर्ड परीक्षा से पहले, यानी ये यूपी बोर्ड करवाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं का पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हो सकता है आपके विद्यालय स्तर पर जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर कराया जाए वो थोड़ा सा बदला हो, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा वह इसी पैटर्न पर होगा। तो आप लोगों के लिए ये जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर हिंदी विषय का, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण चीजों को बताने वाला हूं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे उसमें से जो सही विकल्प होगा उसका चयन करके आपको ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। यानी जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा आपको ओएमआर शीट में काले पेन से अथवा नीले पेन से, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। और यदि आप इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर शीट में फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए होंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखना होगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है कि ये मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। चलिए यहाँ पर आप देखोगे, पहला प्रश्न है त्याग पत्र के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप देखोगे, पहला विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मुंशी प्रेमचंद, चौथा जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि त्याग पत्र, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है? यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न से
और भी महत्वपूर्ण यानी बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी बताता चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? पहला है विकल्प यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा विकल्प राधा चरण गोस्वामी, तीसरा विकल्प राधा कृष्णदास, चौथा विकल्प रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन हैं? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, जैनेन्द्र कुमार, श्रीनिवास दास, कृष्णा सोबती और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कृति कंकाल के लेखक कौन हैं? यानी कंकाल नामक कृति यानी रचना के लेखक कौन हैं? क्या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो कृति कंकाल अर्थात कंकाल रचना के लेखक हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है, तो कंकाल की विधा क्या है? हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। कंकाल जो रचना है ये हिंदी गद्य की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो मैं वादा करता हूं आप अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड परीक्षा में, आप अच्छे अंक लाओगे बोर्ड परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में भी, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका ही लाभ होना है, मेरा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आप अपनी नोट्स जरूर बनाओ, किसी भी विषय की हो सभी विषयों की नोट्स जरूर बनाओ, आपका ही काफी ज्यादा फायदा होगा इसका, और इसका फायदा आप बोर्ड परीक्षा में जाकर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न कह रहा है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? 1920 ईस्वी से, 1920 के बाद है 1850 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से, या 1938 ईस्वी से? तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास प्रारंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 6 है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो आप सभी जानते हैं आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। सन 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का समय आधुनिक काल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बताइए। तो घनानंद और बोधा ठाकुर, ये दोनों ही कवि हैं जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ पर विकल्प सही कौन सा होगा? विकल्प का और खा दोनों, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 8 है, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सामाजिक असमानता, या दूसरा विकल्प है छंद योजना में नवीनता, तीसरा विकल्प है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, चौथा है विकल्प बौद्धिकता की प्रधानता। तो नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा बौद्धिकता की प्रधानता। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? विकल्प है पहला राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है धर्मवीर भारती। तो आप सभी जानते हैं कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? क्या आदिकाल के अंतर्गत आता है, रीति काल के अंतर्गत आता है, या आधुनिक काल के अंतर्गत, या फिर भक्ति काल के अंतर्गत? तो भारतेंदु युग आता है किस काल के अंतर्गत? आधुनिक काल के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नाना वाहन नाना देशा विहसे शिव समाज निज देखा,
को मुखहीन, विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? क्या वीर रस है, हास्य रस है, विभत्स रस है या करुण रस है? तो यहाँ पर है कौन सा रस? हास्य रस है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप देखोगे प्रश्न संख्या 12, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यहाँ पर वह होगा। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा है या फिर भ्रांतिमान अलंकार है? तो यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी दिए गए उदाहरण में उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि जहां पर एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ, एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न संख्या 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पर दोहा छंद है, सोरठा छंद है, तीसरा है विकल्प रोला छंद है या चौथा विकल्प कुंडलिया? तो यहाँ पर कौन सा छंद है? रोला छंद है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है रोला छंद है। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कौन से होगा। तो पहला है विकल्प सुमार्ग, दूसरा विकल्प है निवास, तीसरा विकल्प है निर्वाह, चौथा है विकल्प निवेश। तो निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निर्वाह शब्द में। किसमें? निर्वाह शब्द में। प्रश्न संख्या यहाँ पर भीमार्जुन, यहाँ पर आप देखोगे 15 नंबर का प्रश्न है, यानी 15वां प्रश्न है। भीमार्जुन में समास कौन सा है? पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस समास का पहला पद, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पद और दूसरा पद, जिस समास का पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है, वहां पर होता है कौन सा समास? पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो पद कौन कौन से हैं? भीमार्जुन लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा? भीम है पहला पद, अर्जुन है दूसरा पद, दोनों पदों की है क्या? प्रधानता है। दोनों पदों की प्रधानता बराबर है, यानी दोनों की बराबर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, पहले पद की और दूसरे पद की भी, वहां पर होता है द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर भीम और अर्जुन दोनों की प्रधानता है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? द्वंद्व समास। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? गात होगा, गोरा होगा, गोबर होगा या गागर होगा? तो गरगर शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गागर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? उत्तर हो जाएगा तस्मय। इसके बाद आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 18 है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये वाक्य का सरल रूप है। प्रश्न संख्या 19 है, आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाववाचक में रूप क्या होगा? आओ चलें, आओ अब चला जाए,
दोनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाववाचक क्या होगा? आओ अब चला जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है, यानी घर और बगीचे के बीच में क्या है? संबंध है। इसके बाद आप देखोगे खंडवा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंक के। चलिए यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांशों पर, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा गद्यांशों होगा, पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश हैं इस मॉडल पेपर के, इन सभी गद्यांशों को आप तैयार कर लो, आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला गद्यांश है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। यहाँ पर सोचे होगा और किए। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश जो है अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की ही व्याख्या करनी है, बाकी की व्याख्या नहीं करनी। इसके बाद व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है? तो इस तरह का प्रश्न आप गद्यांश में ही उत्तर कर लोगे, इस तरह के प्रश्न का, क्योंकि आपको समझकर उत्तर लिखना होता है। इसके बाद अथवा में जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को, प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश किस पाठ से है? क्योंकि इसमें भी प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, आपको मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर ऐसा आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोते उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यह जो पद्यांश है, क्योंकि संदर्भ लिखना है आपको, किस पाठ से रचित है? स्वदेश प्रेम। आप लोग ध्यान देंगे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी विषय, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय और चित्रकला विषय, इन विषयों की धुआंधार तैयारी मैं करा रहा हूं आप सभी की बोर्ड परीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ रचित है श्री राम नरेश
त्रिपाठी जी के द्वारा। किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे अथवा में भी पद्यांश है। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत माता का मंदिर। यह पाठ का नाम क्या है? भारत माता का मंदिर। यह इस पाठ से रचित है और रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करना है। तो आपको करना क्या है? 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश का जो है यानी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल मिलेंगे कितने नंबर? 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है। यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। संस्कृत के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। कह रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। किस पाठ से है? वाराणसी शीर्षक पाठ से है। इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। किसी भी गद्यांश से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वाराणसी शीर्षक पाठ की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे अथवा में भी पद्यांश है, यानी इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे अथवा में गद्यांश दिया गया है। नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत प्रश्न पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है गद्यांश किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से आएगा। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह किस पाठ से है? जीवन सूत्राण। आपको मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ, पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप सभी को। जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से रचित है। और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः यह किस पाठ से रचित है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से रचित है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जिले में हैं इस समय। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खंड काव्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 का ऐसा आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न होगा। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप लोग याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। आपसे 100% की गारंटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, इन्हीं में से एक जीवन परिचय जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
छह खा के अंतर्गत दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, जिसके लिए आपको क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद कर लो, तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लो, सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। 5 नंबर का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा, कवि परिचय से संबंधित, और 5 नंबर का प्रश्न आएगा किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखने पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, यह भी बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिला या जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पर, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग संस्कृत के इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। चंद्रशेखरः कः आसीत्, पदेन बिना किम दूरम याति, वाराणसी नगरी किमर्थः प्रसिद्धा, और भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है यहाँ पर, परहित सरिस धर्म नहीं बाही। तो पहला है यहाँ पर निबंध, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। हर साल बोर्ड परीक्षा में यह निबंध पूछा जाता है। तो आप लोगों को इन निबंधों को तैयार कर लेना है, किसी एक निबंध को आपको लिखना होगा, 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिले होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।